वेलकम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हो अब्दुल मोइज? ठीक हो सर। थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, बच्चे अभी आप नहीं ज्वाइन किए, ठीक है? ओके सर। लगा। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खैरियत से हो? आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही यस है। सर, आवाज आवाज। यार मुझे जो आप लोगों की असाइनमेंट मिली है ना, वो सब बच्चों की नहीं मिली है। एक मिनट में उसका बता दूं आपको पहले, फिर आगे करते हैं। आमिर हयात आपकी मिल गई है, ठीक है। जी सर। अब्दुल मोइज आपकी असाइनमेंट नहीं मिली, आपने बाद में भेजी है। अरे मैंने सेंड की थी आपको उसी वक्त की। अच्छा, आप एक काम करना कि आप जो हो ना, एक दफ़ा फिर से मुझे वो ईमेल फॉरवर्ड कर देना, ठीक है? ठीक है सर, मैं दोबारा फॉरवर्ड करता हूँ। अच्छा, एक मिनट। असगर आपकी असाइनमेंट नहीं मिली मुझे। सर मैंने भेजी आपको सर, रात के 12 बजे, 12:30 बजे मेल किया सर। अच्छा यार, एक मिनट। आप सर देखें, मुझे उसी रात को किए सर, 12:30 बजे किए सर। मैं दोबारा कर देता हूँ कहते हैं सर। बस वो मेल मुझे दोबारा जो है ना, आप फॉरवर्ड कर दो, ठीक है? वही वाली ठीक है सर, सही है। मैं कर देता हाँ, बाकी मेरे ख्याल में सबकी आ गई थी। आप 8 क्लास फेलोज हो ना? यस सर। हाँ, बस 6 की है, 2 की नहीं है, ठीक है। मुझे सर अब्दुल, ये मिस्टर फ्लेवर के नाम से आपको सेंड की थी, मैं दोबारा सेंड करता हूँ सर। बस फॉरवर्ड कर दो एक दफ़ा, मैं देख लूंगा, ठीक है? क्या पता मैंने ना देखी हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है? ये दोबारा मुझे फॉरवर्ड कर देना। अच्छा ठीक है, ये अब्दुल मोइज आपकी मिल गई है मुझे, ठीक है। अब्दुल मोइज आपकी मुझे मिल गई है, वो वाली ईमेल वो ज़रा नीचे है, ठीक है। थैंक यू। बस असगर आपने दोबारा मेल फॉरवर्ड कर देनी है। अच्छा, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले आप मुझे ये बताओ, आप में से किसी ने एलएमएस ओपन करके देखा है? यस सर, देखा है। लेक्चर्स प्ले हो रहे हैं? जी सर, लेक्चर चल रहे हैं। किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, हर लेक्चर के हिसाब से मैंने उसी जगह पर वो मटेरियल भी अपलोड किया हुआ है जिससे मैंने वो लेक्चर पढ़ाया था, ठीक है? उस मटेरियल को देख लो एक दफ़ा, ठीक है? उसके बारे में कोई कन्फ्यूजन हुई तो मुझे बता देना, हम कभी उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये है, ये बुक भी मैंने अपलोड की हुई है वहाँ पे ही ना, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन प्रिंसिपल की ना। बुक भी डाउनलोड कर लो, मैं इंशाल्लाह इस बुक को फॉलो करूँगा, ठीक है? तो अगर आप कुछ पढ़ना चाहो, वो ज़्यादातर इसमें से ही होता है।
इसी में से मैं चीज़ें भी अपलोड कर दिया करूँगा। अभी मैं स्लाइड्स नहीं बना रहा, इसी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हुई जो इसके अलावा हुई तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। एक चीज़ जो है वो आपकी थोड़ी सी सेल्फ स्टडी है, बेसिकली वो हमने पढ़ा हुआ है, मैंने पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था वो चीज़। ये नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे, ठीक है। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मेजरमेंट सब्जेक्ट टू रैंडम एरर्स, ठीक है। ये मीन, मीडियन, मॉड, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कराई थी, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इसको आपने यहाँ से भी देख लेना, ठीक है। वो भी देख लिए तो अच्छी बात है, यहाँ से एक दो एग्जांपल्स अच्छी हैं, ये आप देख लेना। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो हम इसको फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम ये सलाम इस जी। टाइम हमारी सर सैयद की क्लास होती थी, आज तो वो नहीं ले रहे, तो इस वजह से हमने ज्वाइन कर लिया, ये लेकिन आपकी क्लास आज देखो मेरी बात कल सुनो, पिछले जुमेरात को जब आपकी मैंने क्लास ली है ना, तो मैंने आपसे बार बार पूछा था, आप लोगों ने खुद ही मुझे ये टाइम बताया था। नहीं सर, वो वेडनेसडे बोला था मेरे ख्याल से हमने। आपकी दो क्लासेस की टाइमिंग मैंने चेंज की है। एक ट्यूसडे की जी चेंज की सर। है, जो बुध वाली क्लास है ना, वो आपकी 1 से 2:30 होती थी, तो हमने कहा था उस टाइम नमाज आती है, तो मैंने आपको बोला था उस टाइम कि वो हम क्लास जो है हम पीछे शिफ्ट कर देते हैं ट्यूसडे को। आपने उस टाइम बोला था 10 से 11:30 आपकी क्लास है। नहीं सर जी, वो वेडनेसडे उसी डे को हमने बोला था 11:30 से 1 रखते हैं सर। वेडनेसडे को 11:30 से 1 कह रहे हो आप? जी सर। अच्छा चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम वो वेडनेसडे को क्लास हुआ करेगी, ठीक है। अब आपकी कल क्लास नहीं होगी, अब आपकी जुमेरात को क्लास होगी, ठीक है। ठीक है सर। हाँ वो आज तो नहीं हो रही थी, चलो नेक्स्ट आज या इधर से कर लेंगे। आज सर सैयद नहीं ले रहे थे, कोई ठीक है, बात ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर वो नहीं ले रहे फिर फ्री है, ठीक है। तो फिर अब आपकी बुध वाले दिन क्लास 1 से 2:30 के बजाय 11:30 से 1 बजे हुआ करेगी, सही है, ऐसे ही है ना? नहीं। जी सर। ठीक है। और दूसरी थर्सडे वाले दिन क्लास भी आपकी 11:30 से 1 बजे है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो मैं आपको कह रहा था ये आप देख लेना, ठीक है। एक दफ़ा अगर आपको नहीं समझ आती तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये वैसे इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। चलो इसको देख लेते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है ना उसको आप जो है ना आपने खुद देख लेना, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा वो कौन सा, ठीक है। हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखते हैं रैंडम एरर के बारे में, ठीक है। इसको आप देख लो। अच्छा, अब अगर आप एरर के बारे में बात करते हो, एरर के बारे में हमने देखा है, बहुत दफ़ा पहले भी देख चुके हैं। एरर क्या आपके पास, एरर आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये जो वैल्यू आने चाहिए उससे डेविएशन है, इस चीज़ को हम एरर कहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि इस मेजरमेंट में इतने परसेंट एरर है, तो इसका ये मतलब होता है कि अगर आप फर्ज करो एक लेंथ मेजर कर रहे हो, 30 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर कर रहे हो, जो कि ऑलमोस्ट 1 फीट बनता है, तो अगर आपको बताया जाता है कि उसमें 1% एरर है, तो वो आपके पास तकरीबन बनेगा 0.3 सेंटीमीटर, जो है ना आपके पास उसके अंदर एरर आ सकता है। इसका मतलब 30 सेंटीमीटर को मेजर करते हुए आपकी वैल्यू 30.3 सेंटीमीटर भी हो सकती है और आपकी 29.7 सेंटीमीटर भी हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास एरर्स दो टाइप के थे, एक आपके पास रैंडम एरर थे और एक आपके पास सिस्टमैटिक एरर थे। रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर में मुझे कोई डिफरेंस बताना चाहेगा? ठीक है, एक डिफरेंस तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कि जो इक्विपमेंट के अंदर एरर आ रहा है, ठीक है, वो आपके पास सिस्टमैटिक एरर में आ जाता है, ठीक है। रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर के कोई डिफरेंस बताना चाहेगा मुझे? रैंडम एरर जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, वो डिफरेंट आता है हर बार, तो उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी सिस्टमैटिक एरर है, वो कॉन्टिन्यूसली एरर आता है, तो उसे पकड़ना और रिजॉल्व करना थोड़ा आसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। आपके इसी जवाब को मैं एक और तरह से बताऊंगा। आपने बिल्कुल सही बात की है, गलत नहीं कह रहे हो आप। मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो आपके पास सिस्टमैटिक एरर होता है, वो हर दफ़ा एक ही ट्रेंड फॉलो करता है। एक ही ट्रेंड का ये मतलब है कि आप 30 सेंटीमीटर को मेजर कर रहे हो, तो वो हर दफ़ा 30 से ऊपर वैल्यू आती जाएगी, आपका एरर पॉजिटिव होगा। या हर दफ़ा वो 30 से नीचे आएगा। ऐसे नहीं होगा कि सिस्टमैटिक एरर में बाज़ औक़ात वो 30 से ऊपर जा रहा है, बाज़ औक़ात वो 30, बाज़ औक़ात आपका एरर पॉजिटिव जा रहा है, बाज़ औक़ात नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। वो एक ट्रेंड को फॉलो करता है, क्योंकि आपके सिस्टम की कैलिब्रेशन में कोई प्रॉब्लम है, किसी स्प्रिंग का कोई मसला है, तो वो हर दफ़ा आपको वैल्यू या तो ज़्यादा बताता जाएगा या आपको कम बताता जाएगा। आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन की लैब्स की हैं परफॉर्म?
जी सर, परफॉर्म किए हैं वो सर, अनीस करवा रहे थे। स्ट्रेन गेज आपने देखे हैं? स्ट्रेन गेज आप लोगों ने स्ट्रेन गेज, मेरे ख्याल में स्ट्रेन गेज में ऐसा होता है, आपने देखा होगा। स्ट्रेन गेज में क्या प्रॉब्लम होती है कि आपने उसके ऊपर वेट नहीं भी रखा होता तो वो कुछ वोल्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहा होता है आउटपुट पे, ठीक है। नहीं है तो मैं आपको दिखा दूंगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो वो आपके पास सिस्टमैटिक एरर एक तरह का है कि स्ट्रेन गेज आपके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे आप वेट को मेजर करते हो। तो वो जो डिवाइस होती है आपके पास बेसिकली उसका पर्पस यही होता है कि आप क्या करते हो, किसी चीज़ का वेट मेजर करते हो। तो अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो या तो वो हर दफ़ा आपको आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा बताएगा जितनी आने चाहिए, या वो हर दफ़ा आपको आउटपुट वोल्टेज कम बताएगा, वेट प्लेस करने के बावजूद आपको 0 वोल्ट देगा। लेकिन ये नहीं होगा कि कभी वो आपको ज़्यादा बता रहा है कभी कम बता रहा है। वो आपके पास सिस्टमैटिक एरर है। और रैंडम एरर आपके पास इससे ज़रा ऑपोजिट होता है। रैंडम एरर में आपके पास दोनों तरह की वैल्यूज आती हैं, बाज़ औक़ात पॉजिटिव भी आती हैं, बाज़ औक़ात नेगेटिव भी आती हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हम रैंडम एरर को कैसे कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके पास मीन है और मीडियन है, ठीक है। पहले हम ये देखना स्टार्ट करते हैं कि मीन क्या है और मीडियन क्या है। The average value of a set of measurements of a constant quantity can be expressed as either the mean value or the median value, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, किसी भी मेजरमेंट, सेट ऑफ मेजरमेंट्स, हम मेजरमेंट्स लेते हैं तो बेसिकली हम एक मेजरमेंट की बजाय मल्टीपल मेजरमेंट्स लेने को प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? रैंडम एरर को ख़त्म करने के लिए। जिस तरह मैंने आपको बताया, रैंडम एरर में आपकी वैल्यू बाज़ औक़ात एरर पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है विद इन अ सेट ऑफ मेजरमेंट्स। तो आप क्या करते हो, जब उसकी एवरेज लेते हो तो वो बाज़ औक़ात पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, वो आपस में एक दूसरे को कंपनसेट करके एक आपको बेहतर वैल्यू दे देते हैं। इसको हम अभी एग्जांपल से देखेंगे तो आपको बेहतर नजर आएगा, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। कोई आप मेजरमेंट्स ले रहे हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या मीन के थ्रू कर सकते हो या मीडियन के थ्रू कर सकते हो। और जितना आपका मेजरमेंट्स बढ़ती जाएंगी उतना आपका मीन और मीडियन के दरमियान में डिफरेंस जो होता जाएगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले मीन की वैल्यू देखते हैं। मीन आपके पास क्या है? सिंपल एवरेज को मीन कहा जा रहा है। आप किसी भी चीज़ की एवरेज लेते हो तो आप किस तरह लेते हो? हम क्रिकेट की एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक बैट्समैन की एवरेज लेते हो तो आप किस तरह काउंट करते हो? आप ये काउंट करते हो कि उसने कितने रन स्कोर किए हैं और कितनी इनिंग्स उसने खेली हैं, ठीक है। तो फर्ज करो 10 इनिंग्स में उसके 1000 रन हैं, तो 1000 डिवाइड बाई 10 करोगे तो उसकी 100 की एवरेज सिंपल बन जाएगी। तो इसी तरह ये मीन आपके पास वही चीज़ है, एक्स मीन इज इक्वल टू एक्स वन से लेके एक्स एन डिवाइडेड बाई एन। एन नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं और एक्स वन से लेके एक्स एन तक आपके पास मेजरमेंट्स हैं, ठीक है। दिस इज वैलिड फॉर ऑल डेटा सेट्स वेयर द मेजरमेंट एरर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अबाउट द जीरो एरर वैल्यू, दैट इज वेयर पॉजिटिव एरर्स आर बैलेंस्ड इन क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड बाय द नेगेटिव एरर्स, ठीक है। और ये आपके पास वैलिड तभी है, ये चीज़ आपके पास सूटेबल, ये वैलिड तभी है जब आपको इस बारे में पता हो कि आपके पास जो एरर की डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म है। मतलब जितने पॉजिटिव एरर्स आ रहे हैं उतने ही नेगेटिव एरर्स भी आपके पास आ रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे को ऑलमोस्ट कैंसिल आउट कर रहा है। द मीडियन इज एन अप्रोक्सीमेशन टू दैट मीन दैट कैन बी रिटन डाउन विदाउट हैविंग टू सम द मेजरमेंट्स, ठीक है। अच्छा, मीडियन आपके पास क्या होता है, ठीक है। मीडियन आपके पास मीन की तरह का ही एक चीज़ है, एक क्वांटिटी है, लेकिन इसमें आपको वैल्यूज को ऐड अप नहीं करना पड़ता। द मीडियन इज द मिडल वैल्यू व्हेन द मेजरमेंट इन द डेटा सेट आर रिटन डाउन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंड किसको कहते हैं, पहले तो ये बताओ, ये असेंडिंग ऑर्डर किस चीज़ को कहते हैं? सेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग, एक नीचे से ऊपर जाता है और एक ऊपर से नीचे आता है सर। असेंडिंग नीचे से ऊपर जाता है कि नीचे से ऊपर से नीचे? जी, असेंडिंग नीचे ऑर्डर, से ऊपर जाएगा सर, नहीं, डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर नीचे से ऊपर जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हो, ठीक है। तो मीडियन के बारे में बात करें, द मीडियन इज एन अप्रोक्सीमेशन टू द मीन। मीन की तरह की एक अप्रोक्सीमेशन है। द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू व्हेन मेजरमेंट इन द डेटा सेट आर रिटन डाउन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और ये आपके पास क्या होती है बेसिकली? ये मीन वैल्यू, मिडिल वैल्यू होती है, ठीक है। जब आप अपनी सारी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हो, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि अगर आपको मैं 3 वैल्यूज देता हूँ, 3, 1 और 5, तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिखोगे? 1, 3, 5, और इसका मीन क्या होगा आपके पास? ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है? मीन है। ये मीडियन है। और मीन क्या होगा आपके पास? 1 + 3 + 5
डिवाइडेड बाय 2, तो 1 + 3 और +5, ये आपके पास 4.5 बन जाता है, ठीक है। अगर इसका सर आप मीन, डिवाइडेड बाय 3 नहीं होगा मीन में? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, डिवाइड बाय 3 होगा तो ये आपके पास 3 बन जाएगा, ठीक है, ये आपके पास 3 बन जाएगा। तो इस केस में आपके पास मीडियन और मॉड आपके पास क्या है, सेम है, लेकिन ये एक तरह का आइडियल केस ही आप कह सकते हो, ठीक है। एक्चुअली आपकी दोनों वैल्यूज में कुछ ना कुछ फर्क आता है, लेकिन वो फर्क आप कैसे कम कर सकते हो, जितनी आप नंबर ऑफ मेजरमेंट ज़्यादा करते जाओगे उतना आपके पास फर्क क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने मीडियन को मैथमेटिकली फॉर अ सेट ऑफ n मेजरमेंट्स, अगर आपके पास n मेजरमेंट्स है ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी written down in ascending order of magnitude, the median value is given by, median किस तरह से दिया जाता है, x of n plus 1 divided by 2, ठीक है। कि आप क्या कर रहे हो, मीडियन ले रहे हो, बेसिकली जो उसकी फाइनल वैल्यू उसको डिवाइड बाय 2 कर लो, या आप सेंट्रल वैल्यू ले रहे हो। थस फॉर सेट ऑफ मेजरमेंट्स x1, 9 मेजरमेंट्स है, x1 से लेके x9 तक, उनको मैग्नीट्यूड के हिसाब से आप सेट करते हो, तो उसकी मीडियन वैल्यू क्या आएगी आपके पास, उसकी मीडियन वैल्यू आपके पास 5 आएगी, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली, ये मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, ये जो चीज़ है ये बेसिकली इस तरह है, ये 2 x पे डिवाइड नहीं हो रहा है, ये n+1 डिवाइडेड बाई 2 है। तो आपके पास यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया कि आपकी 9 मेजरमेंट्स है, तो ये बनेगा 9 + 1 और डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 5 होता है। तो अगर आपके पास 9 सेट ऑफ मेजरमेंट्स हैं, अगर आपके पास 9 सेट ऑफ मेजरमेंट्स हैं, तो आप क्या करोगे, उसकी सेंट्रल वैल्यू ले लोगे, ठीक है। तो वो आपके पास x5 बनेगी, क्योंकि x5 से 4 आगे वैल्यू है, 6 7 8 9, और पहले भी 4 वैल्यू है, 1 2 3 4 फॉर एन इवन नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। ये आपके पास जो 9 मेजरमेंट्स थी, ये बेसिकली क्या थी, ऑड थी। तो ऑड में आपको सेंट्रल वैल्यू लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इस फॉर्मूले के थ्रू उसकी सेंट्रल वैल्यू ले सकते हो। फॉर एन इवन नंबर ऑफ measurements, the median value is the midway between the two central values. That is, for 10 measurements x1 to x10, the median value is given by f5 x5 plus x6 divided by 2. तो अगर तो आपके पास ऑड वैल्यूज हैं, तो उसकी सेंटर वैल्यू आपके पास होगी, लेकिन आपको पता है कि इवन वैल्यूज के दरमियान में आपके पास सेंट्रल वैल्यू कोई नहीं होती। जिस तरह इसके में एग्जांपल दिए है कि आपके पास x1 से लेके x10 तक 10 वैल्यूज हैं, अब उसकी सेंट्रल वैल्यू आपके पास x5 और x6 दो बन रही हैं, आप कह सकते हो। तो आप क्या करोगे, जो उसके सेंटर में दो वैल्यूज हैं उनकी एवरेज ले लोगे, तो वो आपका मीडियन बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, मीडियन और मीन है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स की, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये मैट्रिक से पहले पहले ही बच्चों को सिखाया जाता है, मीडियन और मीन का। मीन आपके पास क्या है, सिंपल, आप जो अपनी डेली रूटीन में आप क्या कहते हो, आप इस्तेमाल करते हो लफ्ज़ एवरेज का, वो चीज़ है। और जो आपके पास मीडियन है, वो आपके पास क्या है, या तो आप उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, और उसके बाद अगर वो ऑड है तो उसकी दरमियान वाली वैल्यू, और अगर वो इवन है तो उसकी दरमियान की दो वैल्यू की एवरेज जो है आपके पास मीडियन है। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, उन्होंने हमें क्या कहा है, उन्होंने हमें कहा है, सपोज दैट द लेंथ ऑफ अ स्टील बार इज मेजर्ड बाय अ डिफरेंट number by a number of different observers, and the following set of 11 measurements are recorded. We call this measurement set A. अब क्या है, अब आपको एक स्टील बार मेजर करने का कहा गया है, और डिफरेंट ऑब्जर्वर्स ने उसकी मेजरमेंट्स ली हैं, तो वो मेजरमेंट्स आपके पास मिलीमीटर्स में ये हैं, 398 मिलीमीटर से लेके 430 मिलीमीटर तक आप आ रहे हो, ठीक है। अभी अब अगर आप गौर करो, तो मुझे पहले ये बात बताओ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में? सर ये मिक्स है, इसे असेंडिंग में करना पड़ेगा, अरेंज करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, ये क्योंकि रैंडम सेट ऑफ वैल्यूज हैं, हम ये चीज़ कभी नहीं कह सकते कि जिस तरतीब से किसी ने मेजरमेंट की मुख्तलिफ लोगों ने, तो वो छोटी से बड़ी वैल्यूज आती गई या बड़ी से छोटी वैल्यूज आती गई, वो रैंडम तरीके से आएंगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उन्हें अरेंज करना पड़ेगा। इसको हमने मेजरमेंट सेट ए कह दिया। फिर उन्होंने कहा यूजिंग 3.4 एंड 3.5, ठीक है। 3.5 आपके पास मीन का, मीडियन का फॉर्मूला, और 3.4 आपके पास मीन का फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूलाज यूज करके हमने उसका मीन कैलकुलेट किया, वो आया आपके पास 409, और मीडियन आया आपके पास 408, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास वैल्यूज आ गई इसकी, इस मेजरमेंट की, इसके सेट ए की। Suppose now that measurements are taken again using a better measuring rule, and with the observers taking more care to produce the following measurement set. उसके बाद क्या हुआ कि अब आप एक बेहतर स्केल, बेहतर रूलर इस्तेमाल करना शुरू हुए, जिससे आपने फिर से स्टील बार की मेजरमेंट्स लेना शुरू की, और इसके अलावा ऑब्जर्वर्स ने ज़रा ज़्यादा एहतियात की, पहले से ज़्यादा केयर की, और अब जो मेजरमेंट्स आपने की हैं वो मेजरमेंट सेट भी हैं, जो कि आपके पास ये लिखी हुई हैं।
जो कि 409 से 408 और इस तरह रैंडम वैल्यूज पे जा रही है। ये सारी 400 की रेंज है। अच्छा सर, एक मिनट, असगर आपने किस ईमेल पे भेजी है यार? सर वो साद राशिद वाला ईमेल है सर, 2010 उसमें एक वाली? बड़ा सा वो ब्रेकर सा, बड़ा सा ब्रेकर सा बना हुआ है सर, उसमें देखें, बड़ा सा आ, गोल सा ब्रेकर सा मेरी बना बात हुआ सुनो, आप फोन से भेज रहे हो? है। जी सर, मोबाइल से भेजता हूँ सर। यार आप चेक कर लेना आपकी सेंट आइटम्स में शो हो रही है कि नहीं, या तो आपने शायद ईमेल गलत लिखी हो, क्योंकि ये मैंने अभी फ्रेश करके देखा है, मेरे पास कोई ईमेल नहीं आई हुई। ठीक है, क्या पता आ जाए थोड़ी देर में। आप अपने फ़ोन की सेंट आइटम्स में चेक कर लो, अगर वो ईमेल सेंट आइटम्स में है तो फिर चेक कर लो कि वो भेजी किस पे है। ठीक है, ठीक है सर। क्लास के बाद देख लेना, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे फॉर मेजरमेंट सेट्स भी। ठीक है, आपके पास एक और मेजरमेंट हमने दूसरा सेट लिया जिसमें हमने कहा कि हमने अच्छा स्केल इस्तेमाल किया, और जिसमें हमने ये भी बोला कि आपके पास हमने एक और क्या चेंज की, हमने ये चेंज की कि ऑब्जर्वर्स ने ज़्यादा एहतियात की। तो आपके पास अब इसका मीन आ रहा है 406 और इसका मीडियन आ रहा है 407। ठीक है, विच ऑफ दीज टू मेजरमेंट सेट्स ए एंड बी and the corresponding mean and median values should we have more confidence in? ठीक है, intuitively we can regard measurement set B as being more reliable। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि आपके पास, उन्होंने ये कहा कि अब हमारे पास दो मेजरमेंट सेट्स हैं, अगर हम गौर से देखें तो दोनों में मीन और मीडियन में आपके पास क्या है, आपके पास मीन और मीडियन में एक का फर्क है, ये 409 मिलीमीटर है, ये मीडियन 408 है। सेकंड मेजरमेंट में मीन आपके पास 406 है और मीडियन आपके पास 407 है। अब वो कह रहे हैं हमारे पास दो मेजरमेंट सेट है, हमें किसे प्रेफर करना चाहिए? तो आपकी राय, अगर आप किसको प्रेफर करोगे, इन वैल्यूज को प्रेफर करोगे या इनको करोगे? तो एक हिसाब से देखा जाए तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि हमें इनको प्रेफर करना चाहिए। कोई मुझे बताएगा कि सेकंड सेट को क्यों प्रेफर करना चाहिए? इसमें एरर कम है, छोटा एरर है, बहुत माइक्रो में आ जाता है। मतलब ये वैसे मिली में है तो उसमें कम है, बिल्कुल। उसमें ज्यादा है तेज सेट में। सिंपल ऑब्जर्वेशन, अगर आप देखो इस केस में, आप देखो 394 से लेके आपकी वैल्यूज 420 430 तक जा रही थी। तो इसका स्प्रेड आपके पास कितने का है? इसका स्प्रेड आपके पास 36 का है। 430 से लेके 394 के दरम्यान में 36 का डिफरेंट आता है। और इस केस में आप देखो 402 से स्टार्ट होके 409 तक जा रहे हैं, इसमें स्प्रेड आपका 7 का है। तो हम ये कहेंगे कि जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट हमने इस्तेमाल किया, जो सेकंड सेट ऑफ मेजरमेंट्स है, वो आपके पास ज़्यादा बेहतर है। In set A, the spread between the smallest 396 and largest 430 value is 34, whilst in set B the spread is only 6. Thus, the smaller the spread of the measurement, the more confidence we have in the mean or median value calculated. ठीक है? Let's now see that what happens if we increase the number of measurements by extending measurement set of B to 23 measurements। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं कि हम measurement set B, जिसमें हमने दो चीज़ें establish की थी कि एक तो ऑब्जर्वर्स जो मेजरमेंट्स ले रहे हैं वो एहतियात पहले से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और दूसरा जो रूलर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और अब वो मेजरमेंट्स भी ज़्यादा ले रहे हैं। अब आपके पास 11 की बजाय 23 मेजरमेंट्स आ गई हैं। वो 23 मेजरमेंट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब आपके पास मीन क्या आ रहा है? अब आपके पास मीन जो आ रहा है वो आ रहा है 406.5, और मीडियन क्या आ रहा है? 406 आ रहा है। पहले क्या था? मीन आपके पास आ रहा था 406 आ रहा था, और आपके पास जो मीडियन आ रहा था वो 407 आ रहा था। उस केस में आपके पास मीन और मीडियन में डिफरेंस क्या था? 1 का था। इस इधर पहले पहले सेट में भी 1 का था, सेकंड सेट में भी 1 का है, लेकिन थर्ड सेट में आप देखते हो कि अब आपके पास कितना डिफरेंट आ रहा है? 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब अगर आपके पास 0.5 का डिफरेंस आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जितनी मेजरमेंट्स आप ज़्यादा करते जाओगे, जितनी नंबर ऑफ मेजरमेंट्स आप ज़्यादा करते जाओगे, उतना आपके पास जो है आपकी जो वैल्यू होगी मीडियन की और मीन की, वो एक बराबर होती जाएगी। जिस तरह 11 सेट ऑफ मेजरमेंट्स में आपके पास 1 का डिफरेंस था, 406, 407 या 408 और 409, लेकिन 11 से आप 23 पे आ गए तो आपने देखा वो डिफरेंस आपके पास कम हो गया, 406.5, और जो आपके पास मीडियन है वो 406 हो गया।
तो हम कोई मेजरमेंट जब भी लेते हैं तो हमारी तरजीह क्या होगी, हमारी प्रेफरेंस क्या होगी कि हम जितनी ज़्यादा मेजरमेंट्स ले सकते हैं उतना बेहतर है। इसकी भी लिमिटेशन है, जारी बात है, ज़्यादा मेजरमेंट्स का मतलब है आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपको ज़्यादा वर्क फोर्स चाहिए हो, तो हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। लेकिन जितना फिजिकली आपके पास सूटेबल हो, इजी हो, उतना हम कोशिश करते हैं कि हम मेजरमेंट्स क्या करें ज़्यादा। स्टैंडर्ड डेविएशन पे आ जाते हैं। Expressing the spread of measurement simply as the range between the largest and smallest value is not a very good way of examining how the measurement values are distributed about the mean value। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि स्प्रेड को देखना कि आपके पास वैल्यूज कितनी स्प्रेड कर रही हैं अराउंड द मीन वैल्यू। ठीक है, कि आपके पास स्प्रेड देखो कि वो कितना फैली हुई है। ठीक है, ये कोई इतना अच्छा मेथड नहीं है। A much better way of expressing the distribution is to calculate the variance or standard deviation of the measurements। ठीक है, तो हम ये देखना चाहते हैं, अगर ये हम ये देखना चाहते हैं कि आपकी मीन से वैल्यूज कितनी ज़्यादा फासले पे हैं, कितनी सेपरेट हैं, तो उसका एक तरीका ये है कि हम क्या कैलकुलेट करें, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या है, द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कैलकुलेटिंग दीज पैरामीटर्स इज कैलकुलेट द डेविएशन एरर ऑफ ईच मेजरमेंट एक्स आई फ्रॉम द मीन वैल्यू एक्स मीन। तो हम क्या करते हैं, हर मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। डेविएशन किस चीज़ को कहते हैं, अगर आप उर्दू में बोलोगे डेविएशन क्या होती है, कोई बताना चाहेगा डेविएशन किस चीज़ को कहेंगे उर्दू में, अपने अल्फाज में अगर आप बताना चाहो डेविएशन क्या चीज़ होती है? डेविएशन सर कहते वो हैं, हटाओ एक होता है, हटाओ या वो गलत ठीक है, आंसर। आप सिंपल ये कह सकते हो कि डेविएशन का क्या मतलब होता है कि जो इंटेंडेड पाथ है उससे आप हट जाओ। ठीक है, जिस तरह एक गाड़ी रोड पे जा रही है, अगर आप कहते हो गाड़ी कच्चे में आपसे गलती से उतर गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो वो डेविएट कर गई अपने सही पाथ से। मेजरमेंट्स के केस में डेविएशन का क्या मतलब होगा, मेजरमेंट के केस में डेविएशन से ये मतलब होगा कि आप एक मीन वैल्यू लेते हो और फिर आप कैलकुलेट करते हो हर मेजरमेंट को कि वो उस मीन वैल्यू से कितनी आगे है या पीछे है, कितने फासले पे। ठीक है, मीन वैल्यू से कितने फासले पे, इस चीज को हम क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। डेविएशन को एरर भी कहा जा सकता है। इज टू कैलकुलेट द डेविएशन ऑफ ईच मेजरमेंट एक्स आई फ्रॉम द मीन वैल्यू। तो डी आई क्या है, डी आई आपके पास ith मेजरमेंट की डेविएशन है, वो किसके इक्वल है, एक्स आई। एक्स आई आपके पास ith मेजरमेंट है माइनस एक्स मीन। ठीक है, तो डेविएशन आपके पास क्या हो सकती है, डेविएशन आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, डेविएशन आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है, ऐसे ही, ऐसे ही है ना बच्चे। यस डेविएशन सर। आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, डेविएशन आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है। फिर हम आ जाते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या है आपके पास, वेरिएंस बेसिकली सम है स्क्वायर का, जो आपके पास डेविएशंस हैं उनके स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स माइनस 1। ये आपके पास D1 फर्स्ट मेजरमेंट की डेविएशन है, DN आपके पास nth मेजरमेंट की डेविएशन है, डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ मेजरमेंट्स माइनस 1। ठीक है, इसको हम वेरिएंस कहते हैं। ये डेविएशन है, ये वेरिएंस है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि वेरिएंस का आप स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डेविएशन क्या आपके पास, डेविएशन आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफरेंस है। ठीक है, हर मेजरमेंट का मीन वैल्यू से डिफरेंस है, वो आपके पास क्या होगी, डेविएशन होगी। फिर हम वेरिएंस पे आते हैं। वेरिएंस क्या है, स्क्वायर ऑफ ईच डेविएशन इनका सम, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेजरमेंट्स माइनस 1। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अगर आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेते हो तो आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे मेजरमेंट्स के थ्रू। ठीक है, कैलकुलेट अल्फा। अल्फा किस चीज को कहा जा रहा है, अल्फा कहा जा रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, और वी क्या है आपके पास, वेरिएंस फॉर मेजरमेंट सेट्स ए बी एंड सी अबव। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या कहा गया है कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फॉर मेजरमेंट सेट्स ए बी एंड सी, जो हमने ऊपर सेट्स डिफाइन किए थे। तो हम यहाँ पर आते हैं, ये आपके पास मेजरमेंट्स हैं। ठीक है,
398, 420 और इस तरह। अब अगर आप गौर से देखो तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए किस चीज़ की आपको तरतीब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको ये बात पहले भी पता है कि आप 1 + 2 + 3 लिखो या 3 + 2 + 1 लिखो, आपका सम हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो सम करते हुए तरतीब की ज़रूरत नहीं है, मीडियन में आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है, लेकिन इस केस में आपको इस तरह ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास फर्स्ट सेट था जिसका स्प्रेड कितने का था, 36 का स्प्रेड था। 394 से स्टार्ट होकर आप कहाँ तक जा रहे थे, 394 से आप 430 तक जा रहे थे। तो हमने डेविएशन कैलकुलेट की, डेविएशन के पहले हमें मीन चाहिए, मीन आपके पास 409 है जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 398 409 398 मेजरमेंट की वैल्यू पहले आती है, जिस तरह ये आपके पास फॉर्मूला है, मेजरमेंट की वैल्यू पहले माइनस मीन, तो 398 माइनस 409 माइनस 11, इसी तरह ये सारी वैल्यूज आ गई और फिर हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, सारों का स्क्वायर है आपके पास, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर हमने क्या किया, हमने वेरिएंस कैलकुलेट की, ठीक है, वेरिएंस आपके पास क्या है, वेरिएंस आपके पास होती है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच डेविएशन, मतलब 121 से लेके 441 तक का स्क्वायर का सम, और नंबर ऑफ मेजरमेंट्स 11 है, तो हमारे पास डेविएशन क्या आ गई, आपके पास डेविएशन आपके पास आ गई, सॉरी वेरिएंस आपके पास आ गई 1370 डिवाइडेड बाई 10। 10 क्यों है आपके पास, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास n-1 आता था, तो ये आपके पास 137 बनता है। और जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये वेरिएंस कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपके पास, वो आपके पास क्या आती है, वो आपके पास आती है 11.7। अब ये फर्स्ट सेट मैंने किया है, ये सेकंड सेट की कैलकुलेशंस आपने करनी है। ये आपके पास सेकंड सेट शो हो रहा है, ये आपके पास 11 मेजरमेंट्स हैं, मुझे इसकी आपने वेरिएंस भी कैलकुलेट करके बतानी है और आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करके बतानी है। मुझे जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। सर ये सबसे पहले तो एक ऐड कर लेंगे ना, 409 406 402 407 405। मीन इसका 406 है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मीन उन्होंने कैलकुलेट किया है, मीन आप मतलब बेशक ऐड मत करो, मीन कैलकुलेट करके आपको बता दिए। अब आपने डेविएशन कैलकुलेट करनी है, फिर वेरिएंस कैलकुलेट करनी है और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है। सर ये पहली जो वैल्यू है उसकी डेविएशन 409 माइनस इसका मीन 406, 3 की पहली का डेविएशन, 3 आ गया, फिर दूसरी का 0 हो जाएगा, ठीक है, तीसरी का -4 है, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं डेविएशन की, ठीक है, ये डेविएशन की यस सर, वैल्यूज आ बस गई। उनका तो स्क्वायर ले लेना है और नंबर ऑफ से डिवाइड करके अंडर रूट ले लेना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ हाँ जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यूज आप ये जो इसकी स्क्वायर की वैल्यूज हैं इनको सम करो और उसको n-1 मतलब 10 पे डिवाइड करो। 9 + 16 25 26 27 31 32 36 37 38 और 42 42 बनता है। हाँ, वेरिएंस आपके पास क्या आ गई 4.2, क्यों, क्योंकि आपके पास वेरिएंस क्या होती है, सम ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय n-1, सम ऑफ डेविएशंस 42 आया है डिवाइडेड बाय n-1, 11 मेजरमेंट्स थी तो आपके पास क्या आ गया डिनोमिनेटर में 11 - 1 10, 42 डिवाइड बाय 10 4.2 हो गया और 4.2 का स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास 2.05 आया, ठीक है। इसी तरह आपके पास थर्ड सेट है, इसके अंदर भी उन्होंने क्या किया, आपको ये मेजरमेंट्स करके दिए। ये आपके पास थर्ड सेट के अंदर उन्होंने 2-3 टेबल्स बनाए हुए हैं क्योंकि आपके पास 23 मेजरमेंट्स थी, उन्होंने मेजरमेंट्स लिए हैं, ठीक है, उसकी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की। अब फर्स्ट केस में आपके पास वेरिएंस आ रही है 11.7 और डेविएशन आपके पास क्या आ रही है, सॉरी वेरिएंस आ रही है 137 और स्टैंडर्ड डेविएशन 11.7। सेकंड केस में 4.2 और 2.05 आ जाती है और थर्ड केस में आपके पास 3.53 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.88 आ रहा है। नोट दैट द स्मॉलर वैल्यूज ऑफ v एंड सिग्मा, मतलब आपके पास वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर मेजरमेंट्स एट v कंपेयर्ड विद a कॉरेस्पॉन्ड विद द रिस्पेक्टिव साइज ऑफ द स्प्रेड। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास सेट a और b का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इसकी वेरिएंस 137 है, इसकी वेरिएंस 4.2 है, फिर इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 11.7 है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 2.05 है। इसका ये मतलब है कि सेट ए और बी के दरमियान जो बहुत वाज़ेह फ़र्क हमें नज़र आ रहा है, वो क्यों नज़र आ रहा है, वो इसीलिए नज़र आ रहा है कि सेट ए के स्प्रेड बहुत ज़्यादा था एज कम्पेयर टू सेट बी, ठीक है।
Thus, V and sigma decrease for a measurement set, we are able to express greater confidence. तो अगर आपके पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन किसी चीज़ की कम होती जाएगी, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम उस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर वैल्यूज है, ठीक है? दैट द कैलकुलेटेड मीडियन और मीन वैल्यू इज क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। तो अगर आपके किसी मेजरमेंट की वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि उसकी मीन और मीडियन वैल्यू जो है वो क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू के करीब होती जाएगी। कंपेयरिंग वी एंड सिग्मा मतलब वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर मेजरमेंट सेट्स बी एंड सी, V and sigma get smaller as the number of measurements increases, confirming that the confidence in the mean value increases as the number of measurement increases। और जैसे हम देख रहे हैं कि V और sigma मतलब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सेट B और C की स्मॉलर से स्मॉलर होती जा रही है जैसे कि आप मेजरमेंट्स बढ़ा रहे हो, इसीलिए इसका मतलब है हम मीडियन पे या मीडियन पे और ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके पास हो गया। अब हम आगे आते हैं, बाकी अपने टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ अपने आगे। ये ग्राफिकल मेथड्स को आप छोड़ दो, ठीक है? इसको लेक्चर में एक्सप्लेन करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। आप आ जाओ इस चीज़ पे। ये आपके पास एग्रीगेशन और मेजरमेंट सिस्टम एरर्स, ठीक है? इसको आप एक दफ़ा देख लेना, पढ़ लेना। अगर आपको नहीं समझ आई तो हम डिस्कस कर लेंगे इसको। मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको करा चुका हूँ इसको, ठीक है? हम आते हैं कैलिब्रेशन में। कैलिब्रेशन किस चीज़ को कहते हैं, कोई मुझे बताना चाहेगा? सर अब सपोज एरर तो आ गया, अब उसको सही किस तरह करना है, तो उसको सही करने के तरीकों कैलिब्रेशन कहते हैं सर। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कैलिब्रेशन बेसिकली क्या कहते हैं, उस तरीकों के कहते हैं जिससे आप अपने इंस्ट्रूमेंट को वापस अपनी अच्छे परफॉर्मेंस पे लेके आते हो, एक्यूरेसी उसकी ठीक करने की कोशिश करते हो, ठीक है? कोई डेली लाइफ मुझे आप बताना चाहोगे कि कैलिब्रेशन हम कैसे कर सकते हैं? सर ये वही है कैलिब्रेशन, जो दूध दही वाली दुकान पे डिजिटल मशीन होती है, उससे जब कोई वजन रख दो तो उससे बटन एक दोबारा तो कैलिब्रेट करके उस वजन के लिहाज से 0 पे सेट हो जाती है। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास एक गवाला है, दूध बेचने वाला है, तो उसके पास वो एक वो होता है, ग्लास सा होता है, एक मग सा होता है ना, जिसके अंदर वो निशान से लगे होते हैं, 1 पाव का, आधा किलो का, 3 पाव का और किलो के हिसाब से। तो हम क्या करते हैं कि हम ये करते हैं, अगर वो कैलिब्रेशन करना चाह रहा है, वो क्या करेगा कि उसमें पहले वो अपने खाली कप का, मग का वेट मेजर करेगा, फिर वो क्या करेगा, उसके अंदर पाव दूध डालेगा निशान तक, और उसको वेइंग मशीन पे, जो आपके पास इलेक्ट्रिकल बैलेंस होता है, इलेक्ट्रिक मशीन होती है, उसके ऊपर रख के वेट करेगा। तो वो कैलिब्रेट करेगा, चेक करेगा कि उसका वेट कितना बढ़ रहा है, क्या उसके अंदर दूध पाव है। अगर नहीं है तो फिर उस निशान को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेगा। इस तरह से वो कैलिब्रेशन कर सकते हैं, ठीक है? ये आपके पास कैलिब्रेशन करने का एक तरीका है। इसके अलावा आप कैलिब्रेशन किस तरह कह सकते हो, आपने देखा होगा बाज़ औक़ात ये जहाँ पे कपड़ा बेचा जाता है या जहाँ पे आपके पास दर्जी काम करते हैं, उन्होंने अपनी किसी टेबल के ऊपर निशान लगाए हुए होते हैं, स्केल बनाया होता है, हाथ से बनाया होता है या पेस्ट किया होता है। आप क्या करते हो, आप मार्केट से जाके कोई अच्छा सा फीता लेके आते हो और उसको उसके स्केल के साथ कंपेयर करके देखते हो कि वो आपके पास जो स्केल टेबल पे उन्होंने लगाया है वो सही है कि नहीं। तो कैलिब्रेशन बेसिकली क्या चीज़ है, आपने बिल्कुल सही बोला था। कैलिब्रेशन बेसिकली किसी चीज़ को करेक्ट बिहेवियर की तरफ लेके जाना है, लेकिन वो किस तरह से किया जाता है, हमेशा कैलिब्रेशन की जाएगी किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करके। ऐसे ही है ना, किसी स्टैंडर्ड के साथ आप कंपैरिजन करोगे तो आपको पता यस चलेगा सर। कि आप कैलिब्रेशन कर रहे हो। जब तक आपके पास कोई एक आइडियल केस नहीं है तो फिर आप कैलिब्रेशन कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो कैलिब्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आप किसी स्टैंडर्ड के साथ उसे कंपेयर करो। तो हम इस अभी आगे जो अब हम देखेंगे वो हम देखेंगे कैलिब्रेशन किस तरह की जाती है। कैलिब्रेशन कंसिस्ट ऑफ कंपेयरिंग द आउटपुट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और सेंसर अंडर टेस्ट अगेंस्ट द आउटपुट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोन एक्यूरेसी व्हेन द सेम इनपुट इज अप्लाइड टू बोथ इंस्ट्रूमेंट्स। वही बात है कि एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जो कि अच्छी क्वालिटी का है, आपको पता है, अच्छे स्टैंडर्ड का, अच्छी क्वालिटी का, महंगा है, और दूसरा आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जो आप फर्ज करो दुकान पे इस्तेमाल करें, वेइंग मशीन की बात कर लेते हैं। तो आप उन दोनों को सेम इनपुट दोगे, मतलब वो सेम चीज़ दोनों के ऊपर पुट करोगे, तो उससे आप क्या करोगे, आप अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर सकते हो। पहले तो आपको ये पता चलेगा आपका एरर कितना आ रहा है। अगर तो एरर एक्सेप्टेबल रेंज में है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कैलिब्रेशन परफॉर्म करने की, लेकिन अगर वो एक्सेप्टेबल रेंज में नहीं है तो फिर आपको कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत है।
This procedure is carried out for a range of inputs covering the whole measurement range of the instrument or sensor. और कैलिब्रेशन आप करते हो तो आप एक वैल्यू पे नहीं करते कि आपने एक दफ़ा एक मेजरमेंट करके दोनों उस पर देख लिया और आपने कहा ये सही है, आप उसको मल्टीपल वैल्यूज पे करते हो। इसकी क्या रीज़न है, कोई मुझे बताना चाहेगा कि हम पूरे स्केल के क्रॉस कैलिब्रेशन करते हैं बजाय इसके कि हम एक वैल्यू पे करें? इसकी कोई रीज़न बताना चाहेगा? और सवाल दोबारा बता दे, मैं आवाज कट गई थी आपकी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा यार ये मीटिंग के टाइम ओवर हो रहा है, मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ। अच्छा फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके सर।